नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दैनिक शिक्षण योजना या पाठ योजना। दैनिक शिक्षण योजना या पाठ योजना किसी भी बीएड या डीएड प्रशिक्षार्थी के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है और इसे बनाने में बहुत समय लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरे के पूरे 10 दैनिक शिक्षण योजनाओं के बारे में देखेंगे। उन्हें बना बुनाया फॉर्मेट में आपको दे दिया जाएगा। आप चाहें तो इसे समझ कर लिख सकते हैं या चाहें तो आप इसे सेम टू सेम उतार भी सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखें कि आपके कॉलेज का जो फॉर्मेट है वो अलग हो सकता है। तो एक बार आपके कॉलेज का जो फॉर्मेट है उसे आप कंफर्म कर लीजिए। अगर सेम फॉर्मेट में है तो आप सेम टू सेम लिख सकते हैं, और अगर सेम फॉर्मेट में नहीं है तो इस दैनिक शिक्षण योजनाओं से आप आइडिया लेकर इसको अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सेट करके लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दैनिक शिक्षण योजनाएं होती क्या है। तो जो दैनिक शिक्षण योजना या पाठ योजना जो होती है वो किसी दिन पढ़ाने से पहले, जैसे मुझे कल पढ़ाना है तो कल पढ़ाने से पहले मैं आज उसकी तैयारी कर लूंगा कि मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, मैं किन किन चीज़ों का प्रयोग करूंगा। उसे ही हम बोलते हैं दैनिक शिक्षण योजना, जिसे हम लिखित फॉर्मेट में हम प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें कल क्या पढ़ाना है। दैनिक शिक्षण योजना को हम डेली प्लान भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पहला दैनिक शिक्षण योजना, यह है क्लास 9th का। क्लास 9th का चैप्टर है अपवाह तंत्र या नदियों की अवस्था। इस 2 पॉइंट को आज हम डील करेंगे। तो दैनिक शिक्षण योजना क्रमांक फर्स्ट, सबसे आपको पहले क्या लिखना, टॉप में दैनिक शिक्षण योजना क्रमांक 1 ये आप लिख देंगे। उसके बाद आपको ऐसा दिनांक लिख देना है। ध्यान रहे कि दिनांक जिस दिन आप पढ़ाने वाले हैं उससे 1 या 2 दिन पहले का यहाँ पर आप डेट डालेंगे। मतलब जिस दिन आप बनाएंगे उस दिन का यहाँ पर आपको डेट डालना है। फिर सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट का बना रहे हैं, जैसे हम बना रहे हैं यहाँ पर सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का यहाँ पर बना रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान और ब्रैकेट करके भूगोल लिख देंगे। फिर कक्षा, जिस कक्षा का बना रहे हैं, 9th क्लास का बना रहे हैं यहाँ पर। फिर आप जो भी पाठ्य वस्तु पढ़ाने वाले हैं उस सब्जेक्ट के अंतर्गत, उस क्लास के अंतर्गत आप जो भी उस दिन पाठ्य वस्तु पढ़ाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ अपवाह तंत्र और नदियों की अवस्था, ये 2 पॉइंट मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो उससे आप लिख लेंगे पाठ्य वस्तु को। फिर लिख लेंगे यहाँ पर आप कालखंड, किस कालखंड में आपका पीरियड रहता है। अगर आपका पीरियड 6वां पीरियड में तो आप 6वां लिखेंगे, 5वां है तो 5वां, दूसरा, पहला। फिर यहाँ पर आप अपने जो भी स्कूल में आप पढ़ाते हैं उस स्कूल का नाम लिख देंगे। फिर इतना करके आपको क्या करना है, ये जो आप ब्रैकेट बनाएंगे उस ब्रैकेट को आपको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। तो हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपको लिखना है क्या, पहला पॉइंट जो है अधिगम उद्देश्य। अधिगम उद्देश्य में आपको उन चीजों को लिखना है जो आप उस दिन पढ़ाएंगे, उस दिन पढ़ाने से बच्चों को क्या सीख मिलेगी, उसको आपको लिखना है अधिगम उद्देश्य के अंतर्गत। जैसे यहाँ पर हम पॉइंट जो पढ़ाने वाले हैं अपवाह तंत्र और नदियों की अवस्थाएं, इससे बच्चे क्या क्या सीखेंगे। तो पहला चीज जो बच्चे सीखेंगे वो क्या है, छात्र अपवाह तंत्र को समझ सकेंगे, ये पहला लिख देंगे आप। दूसरा लिखेंगे छात्र नदियों की अवस्थाओं के बारे में जान जाएंगे। तीसरा आप लिखेंगे छात्र विभिन्न अवस्थाओं में होने वाली अलग अलग परिवर्तनों के विषय में जान सकेंगे। छात्र विभिन्न भौगोलिक स्थिति के अनुसार नदियों के प्रवाह में होने वाले परिवर्तन को समझ सकेंगे। नदियों के डेल्टा बनने के पीछे के कारणों को जान सकेंगे या समझ सकेंगे। नदियों के मार्ग बनाने की प्रक्रिया तथा भिन्न भिन्न स्थानों में अलग अलग प्रकार के मार्ग बनने के कारणों को समझ सकेंगे या जान जाएंगे। नदियों के प्रवाह में परिवर्तन तथा भौगोलिक स्थिति के मध्य संबंध के विषय में जान जाएंगे। वी आकार की घाटियां बनाने के कारण को समझ सकेंगे या जान जाएंगे। जो आपको सही लगेगा वैसे आप चीज़ों को लिख लेंगे। तो जब भी आप उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो आपको पढ़ाना है तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि बच्चे उन चीज़ों से क्या सीखने वाले हैं, और जो भी बच्चे उन चीज़ों से सीखने वाले हैं उन पॉइंट्स को आप यहाँ पर किसी भी टाइप से 1-2 नंबर भी दे सकते हैं, 1, 2, 3। मैंने यहाँ पर एरो दिया है, आप जो आपको अच्छा लगे, आप चाहे तो स्टार भी दे सकते हैं या बुलेट, चाहे तो बुलेट ऐसा बुलेट भी दे सकते हैं। तो जो आपको सही लगे बस 1, 2, 3, 4 एरो लगा के, स्टार लगा के आप यहाँ पर लिख देंगे। कम से कम 7-8 ऐसे पॉइंट्स आपको लिखने हैं कि जो उस चैप्टर से जो बच्चे सीखने वाले हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है अधिगम संसाधन। अधिगम संसाधन के अंतर्गत हमें उन चीज़ों को लिखना है जिनका प्रयोग हम उस कक्षा में बच्चों को समझाने के लिए करेंगे। जैसे कि कक्षा में बच्चों को समझाने के लिए मैं यहाँ पर
पहाड़ों से निकलने वाली नदियों का चित्र का प्रयोग करेंगे और वी आकार की घाटी का चित्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर चित्र से आशा है कि श्यामपट मतलब ब्लैक बोर्ड में जो आप ड्राइंग बनाएंगे उसको हम यहाँ पर बोलते हैं चित्र। अगर चित्र की जगह चार्ट का अगर हम लिखते हैं तो चार्ट मतलब होता है कि आप ड्राइंग बनाकर ले जाएंगे, पहले से आप एक रोल पेपर में या फिर एक शीट में कोई भी ड्राइंग बनाकर ले जाएंगे, उसे हम बोलेंगे चार्ट। और यहाँ पर मैंने लिखा है चित्र, मतलब मैं श्याम पट में या ब्लैक बोर्ड में या व्हाइट बोर्ड में वहां पर ड्राइंग बनाकर बच्चों को समझाऊंगा। आगे हम देखेंगे अध्यापन बिंदु। अध्यापन बिंदु में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो चीज आप यहाँ पर लिखे रहेंगे पाठ्य वस्तु में जो चीज रहेगी सेम टू सेम आपको यहाँ पर लिख देना है अध्यापन बिंदु में। अध्यापन बिंदु में ज्यादा आपको दिमाग लगाने का काम ही नहीं है, सेम टू सेम जो आपका पाठ्य वस्तु है उसी को आप यहाँ पर लिख देंगे। आगे हम देखेंगे पूर्व अनुभव पर चर्चा। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूर्व अनुभव पर चर्चा। चौथा पॉइंट है पूर्व अनुभव पर चर्चा। तो पूर्व अनुभव पर चर्चा करने के बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पर हम प्रयोग करने वाले हैं प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से। प्रस्तावना प्रश्न वे होते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम बना रहे हैं 9th क्लास का, तो 9th क्लास के बच्चे किस टाइप के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, प्रश्नों का सिलेक्शन उसी टाइप से करना है, बहुत उनके डेली लाइफ से रिलेटेड प्रश्न ही करने हैं जिनका उत्तर बच्चे आसानी से दे सके। और प्रश्नों में एक तारतम्यता होनी चाहिए, मतलब अगर इस प्रश्न का उत्तर दे रहा है बच्चा तो उस उत्तर से ही आपको दूसरा प्रश्न निकालना है, अब दूसरे का उत्तर देगा उस दूसरे से आपको तीसरा प्रश्न निकालना है। ऐसे आपको प्रश्न बनाने हैं, एक दो बार आप बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि प्रस्तावना प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। जैसे हमारा टॉपिक है क्या, हमारा टॉपिक है, हम यहाँ देख लेते हैं, हमारा टॉपिक है अपवाह तंत्र। तो जो प्रश्न बनाएंगे लास्ट में क्या आना चाहिए, अपवाह तंत्र आना चाहिए आपको। वैसे प्रश्न 2-4 प्रश्न रेडी रखने हैं। तो देखिए जैसे मैंने प्रश्न बनाया है, जीवन के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक हैं। अगर हम बच्चों से पूछेंगे कि जीवन के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक हैं, तो बच्चों का उत्तर आएगा जीवन के लिए हवा, पानी, खाना आदि आवश्यक है। तो ये हमारा हो गया पहला प्रश्न। फिर इसी से आप जो बच्चों का उत्तर आया है उसी से आप दूसरा प्रश्न बनाएंगे। याद रखिए कि जो उत्तर है संभावित उत्तर है, कि बच्चे ऐसा उत्तर देंगे, ऐसा हम इमेजिन करके वहां पर उत्तरों को लिख रहे हैं। हमको पता नहीं है बच्चे क्या उत्तर देंगे, लेकिन बच्चों के लेवल को हम समझकर उत्तर को संभावित उत्तर ऐसा समझ के हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, तब जो बच्चे उत्तर दिए हैं जीवन के लिए हवा, पानी, खाना आदि आवश्यक है, उसी से ही हम प्रश्न बनाएंगे कि पानी, यहां से उठा लेंगे क्या, पानी, पानी कौन कौन से स्रोतों से प्राप्त होता है, पानी कौन कौन से स्रोतों से प्राप्त होता है। तो बच्चे क्या उत्तर देंगे, पानी के स्रोतों में नलकूप, हैंडपंप, नदी, तालाब आदि आते हैं। तो इतना तो बच्चों को पता रहता है कि पानी के स्रोत कहाँ क्या क्या है, पानी नलकूप, हैंड, नदी, तालाब आदि से आते हैं, ये बच्चे उत्तर दे पाएंगे। अब इन्हीं से हमें क्या बनाना है, तीसरा प्रश्न बनाना है। बच्चों ने उत्तर दिया था उसमें क्या था, नदी, यहाँ पर आया था क्या, नदी। तो नदी से ही हमारा तीसरा प्रश्न बनेगा, नदी कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो बच्चों का उत्तर आएगा नदी पहाड़, मैदान, जंगल इत्यादि से गुजरती है। ठीक है, अब इससे हम क्या बनाएंगे, इसी से उठाकर हमें चौथा प्रश्न बनाना है। चौथा प्रश्न जो होगा, अब इसमें क्या आया, क्या आया, पहाड़, मैदान और जंगल, ये शब्द आए। अब इसी शब्दों से हम प्रश्न बनाएंगे, नदियां पहाड़, मैदान, पठार से गुजरती है, नदी के इस मार्ग को हम क्या कहते हैं। अब ये क्या हो गया, इसमें हमको उत्तर नहीं लिखना है, इसे अपवाह तंत्र कहते हैं। ये क्या हो गया बच्चों के लिए समस्या, इसमें हम लिख देंगे क्या, समस्यात्मक। अब ये उत्तर शायद ही किसी बच्चे को पता होगा, एक दो बच्चे को पता होगा तो पता होगा, और नहीं पता होगा तो नहीं पता होगा। तो ये क्या है, समस्यात्मक प्रश्न होंगे। तो इस तरह आपको क्या बनाना है, प्रस्तावना प्रश्न बनाना है। अगर आप चाहें तो अपनी क्रिएटिविटी यूज करके और अच्छे प्रश्न बना सकते हैं और बेहतर प्रश्न बना सकते हैं, और हर टॉपिक के लिए आपकी जो प्रस्तावना प्रश्न है टॉपिक के अकॉर्डिंग बनेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका 5वां पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रस्तावना प्रश्न के बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। क्या आपने जो टॉपिक लिया है उसे आप क्लास में कैसे पढ़ाएंगे। अगर आप बोलकर पढ़ा रहे हैं या कुछ दिखाकर पढ़ा रहे हैं
अगर आप दिखाकर पढ़ा रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रदर्शन। अगर आप सिर्फ बोल कर पढ़ा रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, कथन। अगर आप सिर्फ और सिर्फ बोलकर ही बच्चों को समझा पा रहे हैं, आप कोई चार्ट नहीं दिखा रहे हैं, आप ड्राइंग नहीं दिखा रहे हैं, आप मॉडल नहीं दिखा रहे हैं, तो वहां पर आप लिखेंगे क्या, कथन। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये श्याम पट पर पहाड़ का चित्र बना रहे हैं और वी आकार की घाटी का चित्र बना रहे हैं, तो हम क्या यहाँ पर कुछ दिखा भी रहे हैं और साथ ही साथ पढ़ा भी रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रदर्शन। तो चलिए, प्रदर्शन में आपको क्या करना है, बुक से उस टॉपिक को पढ़ लेना है और उस टॉपिक का समरी लिख देना है। 1 से 2 पैराग्राफ में क्या करना है, उसका समरी लिख देना है। जैसे मैंने इस टॉपिक को पढ़ा था और उसका समरी मुझे ये समझ में आया जो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। श्याम पट पर पहाड़ से निकलने वाली नदियों का चित्र बनाकर हम छात्रों को समझाएंगे कि नदियों का उद्गम पर्वतीय क्षेत्रों, झीलों, झरनों या हिमनद से होता है। जहाँ वर्षा होती है तो जल का कुछ भाग भूमि में समा जाता है। अधिकांश जल भूमि की सतह पर छोटी छोटी धाराओं के रूप में बहने लगता है। नदियों का प्रवाह धरातली ढाल के अनुरूप ऊंचे से नीचे भूभाग की ओर बहती है। अब इतना समझाने के बाद हम छात्रों से क्या करेंगे, प्रश्न। आपने एक टॉपिक को पढ़ा दिया, एक पैराग्राफ जो हमने लिखा है, मतलब आपने 10 से 15 मिनट जो भी आपका टाइमिंग रहा होगा, 10 से 12 मिनट आपने इतना को पढ़ाया है, समझाया है ड्राइंग से। अब इतना समझाने के बाद आपको क्या करना है, इसी से रिलेटेड जो आपने पढ़ाया है टॉपिक, इसी से रिलेटेड आपको क्या करना है, छात्रों से प्रश्न करना है। तो जैसे एक प्रश्न मैंने यहाँ पर निकाला है, नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? तब छात्र क्या उत्तर देंगे, नदियों का उद्गम पर्वतीय क्षेत्रों से या झीलों, झरनों से, हिमनदों से होता है। नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, पर्वतीय क्षेत्रों, झील, झरनों, हिमनदों से होता है, ऐसा छात्रों का उत्तर आएगा। तो आपको संभावित उत्तर भी यहाँ पर लिख देने हैं कि बच्चों का क्या उत्तर आएगा। दूसरा प्रश्न आप कर सकते हैं, वर्षा का जल कहाँ कहाँ जाता है? वर्षा का, तब बच्चों का क्या उत्तर आएगा कि वर्षा का जल भूजल के रूप में जमीन की सतह में समा जाता है तथा बाकी का जल छोटी छोटी धाराओं का रूप लेकर बहती जाती है, मतलब नदी बन जाती है। अब ये चीज ध्यान रखें कि जो आप प्रश्न देंगे, 1 या 2 प्रश्न जो आपको देना है, वो प्रश्न कहीं बाहर से ना हो। जो आप ये पैराग्राफ पढ़ाए हैं या जो भी आप टॉपिक पढ़ाए हैं उसी के अंदर से ही सरल प्रश्न हो जिसका उत्तर बच्चे दे सके। इसे हम बोलते हैं बोधगम्य प्रश्न, कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, आपके पढ़ाने के बाद बच्चों ने कितना सीखा, उसे हम कहते हैं बोधगम्य प्रश्न। तो आपको कुछ जो भी आप 10 से 15 मिनट या 10-12 मिनट जो भी आप पढ़ाएंगे इस पैराग्राफ को, उससे बाद आपको 1 से 2 प्रश्न ही करने हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं करने हैं। ठीक है। दूसरा क्या हो गया, अब 10 से 12 मिनट आपने पढ़ा लिया, फिर प्रश्न किया, उसके बाद आपको फिर पढ़ाना है कथन। अब यहाँ पर हम क्या करें, कुछ दिखा नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने कथन का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, कथन। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था प्रदर्शन, क्योंकि यहाँ पर हम पहाड़ से निकलने वाली नदियों का चित्र बना रहे थे, तो यहाँ पर हमने लिखा था प्रदर्शन। आगे हम लिखेंगे क्या, कथन, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ बना नहीं रहे हैं। नदियों की विभिन्न अवस्थाएं, नदियों का प्रवाह 3 स्तरों से होकर गुजरती है जो निम्न प्रकार है। कथन में हम बोलेंगे कि जो नदियों के विभिन्न अवस्थाएं हैं उनको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो नदियों की पहली अवस्था क्या है, युवावस्था, दूसरा प्रौढ़ावस्था, तीसरा वृद्धावस्था। अब मैंने इसे ऐसे बना दिया है, अगर आप चाहें तो इसे पैराग्राफ के रूप में भी लिख सकते हैं। अब मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगा तो मैंने इस फॉर्मेट में बना दिया है। पहला मैंने लिख लिया युवावस्था, दूसरा मैंने लिख लिया प्रौढ़ावस्था, तीसरा वृद्धावस्था। युवावस्था में जो नदी का वेग होता है क्या होता है, तीव्र होता है और वी आकार की घाटी का निर्माण करती है नदी। कंकड़, पत्थर और चट्टान सबको लेकर आगे बढ़ती जाती है। यह अवस्था पहाड़ों से निकलती है। प्रौढ़ावस्था, यह अवस्था मैदानी क्षेत्रों में होता है। गति अपेक्षाकृत कम होती है। कठोर चट्टान आने पर जो प्रवाह होता है वो थोड़ा कम हो जाता है और अपना रास्ता मोड़ लेती है। ये प्रौढ़ावस्था में होता है। वृद्धावस्था में क्या होता है कि गति अत्यधिक कम हो जाती है, अवसादों का जमाव होना चालू हो जाता है, डेल्टा का निर्माण होता है और कुछ टाइम बाद समुद्र में जाकर नदी मिल जाती है। तो ये नदी की क्या होती है, 3 अवस्थाएं होती है। ऐसा आप छात्रों को पढ़ाएंगे। इसके बाद क्या देखना है हमें, जैसा कि हमने इसके पहले भी एक पैराग्राफ पढ़ाने के बाद क्या किया था, 1 से 2 प्रश्न किए थे, बोधगम्य प्रश्न।
तो वैसे ही इसे इतना पढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, 1 से 2 प्रश्न करेंगे। जैसे मैंने पहला प्रश्न जो सेलेक्ट किया है वो है नदियों की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ऐसा हम बच्चों से पूछेंगे तब बच्चों का उत्तर आएगा कि नदियों की 3 अवस्थाएं होती है, पहला युवावस्था, दूसरा प्रौढ़ावस्था, तीसरा वृद्धावस्था। नदियों की प्रारंभिक अवस्था कौन सी है, दूसरा प्रश्न रहेगा हमारा। तब बच्चों का उत्तर आएगा नदियों की प्रारंभिक अवस्था युवावस्था होती है। उसके बाद आपका क्या रहेगा, छठवां पॉइंट में आप क्या करेंगे, मूल्यांकन। आपने इतना तो पढ़ा दिया, अब इतना पढ़ाने के बाद बच्चों ने कितना सीखा है उससे, आपने जो पढ़ाया है उससे बच्चों ने कितना सीखा है उसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, मूल्यांकन। अब मूल्यांकन आप लिखित प्रश्नों से भी कर सकते हैं, मौखिक प्रश्नों से भी कर सकते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से भी कर सकते हैं, ऑप्शनल भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पास क्या किया, मैंने लिखित प्रश्नों का सिलेक्शन किया है। मतलब मैं छात्रों को लिखने का काम दूंगा और बच्चे इसका उत्तर लिख कर देंगे लिखित प्रश्नों द्वारा। तो मैंने इसे लिख दिया है लिखित प्रश्नों द्वारा। और मूल्यांकन कैसा कर रहा हूं मैं, यहाँ पास लिखित प्रश्नों द्वारा। आप हर दिन अलग कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगेगा। तो उसमें पहला प्रश्न मैं दूंगा, नदियों की युवावस्था की विशेषताएं बताइए। नदी की युवावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती है ये आप बताइए। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा। दूसरा प्रश्न मैंने सेलेक्ट किया है, डेल्टा नदी के किस अवस्था में बनता है। अब इसका उत्तर भी बच्चे देंगे, इसका उत्तर आपको नहीं लिखना है क्योंकि ये क्या है, मूल्यांकन है। जो बोधगम्य प्रश्न है उनका उत्तर आप लिख देंगे कि बच्चे ये संभावित उत्तर दे सकते हैं बोधगम्य प्रश्नों के लिए जो आप पढ़ाने के बाद पूछते हैं। अब पूरा क्लास खत्म करने के बाद जो लास्ट के 5-10 मिनट में आप जो क्वेश्चन पूछेंगे वो होते हैं मूल्यांकन प्रश्न, उसका उत्तर आपको नहीं लिखना है इसमें। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, 7वां पॉइंट, वो है अधिगम संप्राप्ति। अधिगम संप्राप्ति मतलब बच्चे इतना पढ़ने के बाद क्या सीखे या क्या सीख जाएंगे। तो अधिगम संप्राप्ति में आपको भी ज्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं है, आप जो वहां पास लिखे रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा आपको लेकर चलता हूं। सबसे पहला पॉइंट हमारा अधिगम उद्देश्य। अधिगम उद्देश्य में जो है छात्र अपवाह तंत्र को समझ सकेंगे, मतलब जो भविष्य की बात कर रहे हैं कि पढ़ाने के बाद समझ जाएंगे, जान जाएंगे, उन्हीं चीजों को हम क्या यहाँ पर लिखेंगे, परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। छात्र अपवाह तंत्र को समझ सकेंगे। और मैंने इसके अधिगम संप्राप्ति में क्या लिखा है, दिखाता हूं आपको। छात्र अपवाह तंत्र को समझ गए, मतलब परफेक्ट टेंस, जो मतलब काम हो चुका है ऐसा, क्योंकि ये पूरे पढ़ाने के बाद की स्थिति है यहाँ पर अधिगम संप्राप्ति। तो यहाँ पर आपको लिखना है छात्र अपवाह तंत्र को समझ गए। जो चीजें यहाँ पर, जो वाक्य मैंने यहाँ पर लिखे थे अधिगम उद्देश्य में, सेम टू सेम आपको वहां पर लिखना है। बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या, यहाँ पर भविष्य के लिए था, छात्र नदियों की अवस्थाओं को के बारे में जान जाएंगे, छात्र विभिन्न अवस्थाओं में होने वाली अलग अलग परिवर्तनों के बारे के विषय में समझ सकेंगे, जान सकेंगे। यहाँ पर आपको लिखना है समझ गए, जान गए, मतलब काम खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि काम खत्म हो चुका है और बच्चे समझ चुके हैं, जान चुके हैं। उन्हीं चीजों को आपको यहाँ पर सेंटेंस को थोड़ा सा बदल कर लिख देना है। सेम उसी सेंटेंस को लिखना है आपको, बस बदल के। जैसे छात्र अपवाह तंत्र को समझ गए, छात्र नदी की विभिन्न अवस्थाओं को क्रम से जान गए, छात्र नदी की अवस्थाओं के विभिन्न विशेषताओं को समझ गए। बस इसी तरह से आपको लिखना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर छात्र मैदानी भाग में उपजाऊ मिट्टी होने के कारण को समझ चुके हैं। 8वां पॉइंट आपको लिखना है चिंतन बिंदु। चिंतन बिंदु या होमवर्क। अब जो होमवर्क देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, चिंतन बिंदु। चिंतन बिंदु आपको ऐसा देना है कि बच्चों को उसे बनाने में समय लगे और उनकी जो सोचने समझने की क्षमता है, उनकी जिज्ञासा है, वो क्या हो, बढ़े। तो ऐसा ही प्रश्न आपको सिलेक्ट करना है चिंतन बिंदु में, जिससे बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़े, उनकी सोचने समझने की क्षमता बढ़े। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या पहला प्रश्न दिया है चिंतन बिंदु में, डेल्टा किस कारण से बनता है। अब इसका उत्तर देने के लिए बच्चों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर बच्चे इसका उत्तर नहीं सोच पाते, नहीं दे पाते इसका उत्तर, तो अगले दिन इसका उत्तर आप बता देंगे। तो ये क्या होगा, ये होमवर्क होगा जिसका उत्तर आप अगले दिन चेक करेंगे। दूसरा हमारा बिंदु क्या होगा, दूसरा हमारा प्रश्न क्या है, डेल्टा नदी के मुहाने पर ही क्यों बनता है।
ये प्रश्न आप बच्चों से देकर छोड़ देंगे बच्चों को, और अगले दिन जब आप क्लास में आएंगे नेक्स्ट क्लास में तो उसका उत्तर बच्चों से पूछेंगे। अगर बता पाएंगे तो बढ़िया, और नहीं बता पाएंगे तो आप उसका सोल्यूशन कर देंगे। लास्ट में आपको लिखना है क्या, मेंटर के हस्ताक्षर और छात्राध्यापक के हस्ताक्षर। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक ये मेरे से ये हो गया है कि जो मेंटर के हस्ताक्षर है ये इस साइड होना चाहिए, और छात्राध्यापक के हस्ताक्षर ये क्या होना चाहिए, इस साइड पे। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जो मेरा पहला दैनिक शिक्षण योजना था इसमें यह गड़बड़ी हुई है, बाकी में सही है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि आपके लेफ्ट साइड में होगा क्या, मेंटर के हस्ताक्षर, और आपके राइट साइड में होगा छात्राध्यापक के हस्ताक्षर। आप अपने सिग्नेचर करेंगे और अपने नाम लिखेंगे यहाँ पर। तो उम्मीद है आपको दैनिक शिक्षण योजना समझ में आ गई होगी। मैं आपको बाकी की दैनिक शिक्षण योजना दिखाते आता हूँ, आप देख लेंगे। चाहे तो वीडियो को पॉज कर देंगे, और पॉज करके जो दैनिक शिक्षण योजना है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको पॉज करके लिख सकते हैं आप, जिससे आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे। और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो दूसरा है हमारा क्लास 10th का। जब मैं अगर ज़्यादा मैं समझाने में लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो ज़्यादा बेहतर है मैं साइलेंट रहता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर चाहे तो वीडियो को पॉज कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। इसके लिए भी आपको वही करना है, दैनिक शिक्षण योजना क्रमांक डालेंगे पहला, सेकंड है हमारा दिनांक, आप जो भी डेट में बना रहे हैं उस डेट को डालेंगे। क्लास, जो पाठ्य वस्तु है, भूमि का उपयोग, वन भूमि, कृषि भूमि, उपवन, जो भी उसका सब टाइटल है वो सब लिख देंगे यहाँ पर। विषय सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्या है, भूगोल है, तो यहाँ पर भूगोल लिख देंगे। फिर आपके शाला का नाम, स्कूल का नाम, यहाँ पर कालखंड। आपका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, अधिगम उद्देश्य, अधिगम उद्देश्य लिख देंगे। अब यहाँ पर मैं हर जगह आपको अलग अलग नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, डब्बा का बुलेट दे दिया, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पास क्या किया, स्टार लगा दिया। आप भी चाहे तो स्टार लगा सकते हैं, नंबरिंग चाहे तो नंबरिंग कर सकते हैं। अब इस चैप्टर से बच्चे जो भी सीखने वाले हैं इन पॉइंट्स के अंतर्गत, इन पॉइंट से बच्चे जो भी सीखेंगे उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लिख देंगे अधिगम उद्देश्य में। जैसे छात्र भूमि उपयोग के बारे में जान जाएंगे, छात्र भूमि उपयोग को समझने के लिए भूमि उपयोग के पाई चार्ट को पढ़ना सीख जाएंगे, छात्र विभिन्न प्रकार की भूमि के प्रकारों के बारे में जान सकेंगे, छात्र परती भूमि व बंजर भूमि में अंतर करना सीख जाएंगे, छात्र वनों के महत्व को समझ जाएंगे या जान जाएंगे, छात्र भारत में वन भूमि, चराई भूमि, कृषि भूमि, उपवन भूमि इत्यादि के प्रतिशत क्षेत्रों को जान जाएंगे, समझ सकेंगे। जो आपको अच्छा लगेगा बस आपको लिखते आना है। कम से कम 7-8 ऐसे पॉइंट्स आप निकाल के लिख देंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट जो रहता है अधिगम संसाधन, क्या पढ़ाने के लिए किन किन संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, क्लास में आप क्या क्या चीज़ें ले जा रहे हैं उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, हमने क्या लिखा है, भारत में भूमि उपयोग का पाई चार्ट, भारत में भूमि उपयोग का क्या, पाई चार्ट। हमने क्या लिखा है, चार्ट। चार्ट मतलब आपको बनाकर एक शीट में बनाकर उसको या तो रोल व्हाइट पेपर में बनाकर आप ले जाएंगे। तो जब आपने लिखा है चार्ट, तो इसे आपको क्या करना था, दैनिक शिक्षण योजना में इसका छोटा सा ड्राइंग बनाकर लगाना होता है। कभी भी आप चार्ट लिखेंगे तो लगाना होता है। वहीं पर अगर चित्र लिखते हैं तो आपको चित्र को नहीं लगाना रहता है। चित्र, नक्शा, ग्लोब या मॉडल वगैरह कुछ लिखते हैं तो उसको आपको नहीं लगाना रहता है, लेकिन अगर आप चार्ट लिखते हैं तो आपको छोटा सा उसका ड्राइंग बनाकर बटर पेपर में यहाँ पर लगाना होता है। फिर लिखेंगे अध्यापन बिंदु, वही जो चीज़ हमने यहाँ पर टाइटल में लिखा था पाठ्य वस्तु में, उसी को हमें क्या लिख देना है, अध्यापन बिंदु में उठाकर रख देना है, सेम टू सेम। अध्यापन बिंदु में क्या है, भूमि का उपयोग और विभिन्न प्रकार के भूमि। फिर लिखना है पूर्व अनुभव पर चर्चा, यहाँ पर भी प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से पूर्व अनुभव पर चर्चा की जाएगी। प्रस्तावना प्रश्न को आप देख सकते हैं और लिख लेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, भूख लगने पर हम क्या खाते हैं, तब बच्चों को उत्तर आएगा कि भूख लगने पर हम दाल, चावल, रोटी, सब्जी आदि खाते हैं। फिर उससे ही हम जो चावल है शब्द, चावल से ही हम क्या करेंगे, दूसरा प्रश्न बनाएंगे। दूसरा प्रश्न हो जाएगा हमारा, चावल कौन उगाता है, तो बच्चे उत्तर देंगे चावल किसान उगाता है। अब किसान जो शब्द है उससे हम तीसरा पॉइंट निकाल लेंगे, तीसरा प्रश्न निकालेंगे।
किसान चावल कहाँ उगाता है, किसान चावल भूमि में उगाता है, ये बच्चों का उत्तर आएगा। अब ये जो तीसरा उत्तर है उसी से हम क्या बनाएंगे, चौथा प्रश्न बनाएंगे। और चौथा प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वही हमारा क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा, जिसका उत्तर बच्चे देने में सक्षम नहीं होंगे या एक आध बच्चे इसका उत्तर दे पाएंगे। तो इसे हम क्या लिखेंगे, समस्यात्मक। क्या इसमें बच्चों को समस्या है तो हम यहाँ पर लिख देंगे समस्यात्मक। और ये चीज ध्यान रखें कि जो आपका समस्यात्मक है मतलब आपका टॉपिक आना चाहिए यहाँ पर। तो चौथा का उत्तर रहेगा वही क्या रहेगा, हमारा आज का टॉपिक। उसी को हमें आगे कंटिन्यू करना रहेगा। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, उसके बाद का हमारा पॉइंट क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इसके लिए भी मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको क्या करना है, जो भी आप टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसे पढ़ लेंगे और एक पैराग्राफ में उसे लिख लेंगे। जैसे मैंने पूरा पढ़ने के बाद भूमि उपयोग को जो टॉपिक है उसे पढ़ने के बाद एक पैराग्राफ में यहाँ पर लिखा है। आप चाहे तो इसे सेम टू सेम उतार भी सकते हैं। आगे जो यहाँ पास खाली जगह है उसमें आपको क्या करना है, चार्ट लगाना है। चार्ट जो हमने लिखा था अधिगम संसाधन में लिखा था कि भूमि उपयोग का चार्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पास आपको लगाना है भूमि उपयोग का चार्ट। इसका ड्राइंग मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको ऐसे ही ड्राइंग बटर पेपर में बनाकर यहाँ पास लगाना रहेगा। तो भूमि उपयोग का आपको चार्ट बनाकर यहाँ पास लगाना है अपनी कॉपी में। अगर आप चार्ट लिखते हैं तब चित्र लिखेंगे तो नहीं बनाना है। आगे हम देखेंगे भूमि का उपयोग। अब इतना पढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, प्रश्न पूछेंगे। तो एक प्रश्न पूछ लेंगे हम, भूमि का उपयोग किन किन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। तो बच्चों का उत्तर आएगा भूमि का उपयोग कृषि, आवास, कारखाने इत्यादि में किया जाता है। अब इतना पढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, आपको सेकंड स्टेप में पढ़ाना है। मतलब आप 10 से 15 मिनट जो भी इस टॉपिक को पढ़ाएंगे, इतना एक पैराग्राफ को, फिर एक प्रश्न करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, फिर कंटिन्यू पढ़ाएंगे, दूसरे टॉपिक को पढ़ाएंगे, दूसरे पॉइंट को पढ़ाएंगे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, विभिन्न प्रकार की भूमियां। भूमि के अलग अलग प्रकार हैं, वन भूमि, उपवन भूमि, कृषि भूमि, अकृषि भूमि, परती भूमि, बंजर भूमि और चराई भूमि। तो मैंने ऐसा एक सजा कर यहाँ पर लिख दिया है। आप भी चाहे तो अपनी क्रिएटिविटी यूज करके जो भी आपको तरीका अच्छा लगे वैसा आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप, अब अलग अलग इनको डिफाइन कर दिए हैं, वन भूमि, उपवन भूमि, कृषि भूमि, अकृषि भूमि, ये सबको आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन, दो दो लाइन में डिफाइन कर देना है। एक पेज लिखना है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 1 से 1.5 पेज इनफ है। तो यहाँ पास भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए और कॉपी में लिख लेंगे। चलिए अब इतना समझाने के बाद क्या करना है, आपको फिर से प्रश्न करना रहेगा। तो जितना आपने यहाँ पर क्या किया है, बच्चों को पढ़ा दिया है, समझा दिया है 10 से 12 मिनट में, उससे बाद आपको क्या करना है, इसी से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न निकालना है। जैसे हमने यहाँ पर एक प्रश्न निकाला है, परती भूमि बंजर भूमि से कैसे अलग है। अब परती भूमि और बंजर भूमि दोनों अलग अलग चीज है। आपने इसके बारे में बच्चों को पढ़ाया रहेगा, वहाँ पर आप वहाँ पर पढ़ाएंगे। इस पैराग्राफ में हमने लिखा भी है, आप बच्चों को वहाँ पर पढ़ाएंगे कि परती भूमि क्या है और बंजर भूमि क्या है, दोनों अलग अलग चीज है। तो यहाँ पर हम प्रश्न करेंगे बच्चों से क्या, कि परती भूमि और बंजर भूमि एक दूसरे से कैसे अलग है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तब बच्चों का क्या उत्तर आएगा, तब बच्चे उत्तर देंगे कि जिस भूमि को जानबूझकर उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए खाली छोड़ा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, परती भूमि। जिस भूमि को हम जानबूझकर उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए छोड़ देते हैं उसे हम परती भूमि कहते हैं। और यही भूमि जब ज्यादा समय के लिए छूट जाती है, ज्यादा समय तक उसमें कुछ खेती नहीं होती, तो उसमें क्या होती है, उसकी उर्वरता लगभग समाप्त होने वाली रहती है, मतलब उसकी उर्वरता बहुत कम हो जाती है। जब ज्यादा टाइम तक से क्या करते हैं, खेती नहीं करते, तो भूमि क्या हो जाती है, बंजर बन जाती है। तो जब परती भूमि का ही समय ज्यादा हो जाता है, 1 से 2 साल तक उसमें खेती नहीं करते, तो क्या होती है वो परती, और ज्यादा समय तक से जब अगर छोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगी, वही
बंजर भूमि। तो ऐसा प्रश्न आप जो आप पढ़ाए रहेंगे वहीं से आपको प्रश्न निकालना है। सेम टू सेम प्रश्न निकालना जरूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो दूसरे प्रश्न भी निकाल सकते हैं, बेहतर प्रश्न निकाल सकते हैं। फिर अगला हमारा पॉइंट है क्या, मूल्यांकन। इतना दोनों स्टेप में आपको पढ़ाने के बाद क्या करना है, मूल्यांकन करना है बच्चों का। यहाँ मैंने लिखित प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन किया है, तो मैंने लिखा है यहाँ पास क्या, लिखित प्रश्नों द्वारा। मैं यहाँ पास क्या कर रहा हूँ, लिखित प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रहा हूँ, मतलब बच्चों को लिखने के लिए काम दे रहा हूँ और बच्चे उसका उत्तर लिखकर मुझे बताएंगे। जैसे एक प्रश्न मैंने दिया यहाँ पास, वन हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। बहुत सिंपल सा जो हमारा प्रश्न है और बच्चे इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे, और हमने इसमें इस पैराग्राफ में इसके बारे में पढ़ाया भी है। तो यहाँ पर बच्चे उत्तर दे पाएंगे कि वन हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। अब चूंकि ये मूल्यांकन है तो इसका उत्तर लिखने की आपको जरूरत नहीं है, इसका उत्तर बच्चे देंगे। अधिगम संप्राप्ति अगला पॉइंट हमारा है, या अधिगम संप्राप्ति। अधिगम संप्राप्ति में मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है, पहले ही दैनिक योजना जो क्रमांक पहला था उसमें बता दिया कि आपको अधिगम संप्राप्ति में क्या लिखना है, जो आपका अधिगम उद्देश्य रहता है। जो पहला पॉइंट यहाँ पर है हमारा क्या, अधिगम उद्देश्य। सेम इसी वाक्य को, इसी पॉइंट्स को उठाकर वहां पर लिख देना है। लेकिन यहाँ पर क्या, जाएंगे, जान सकेंगे, समझ सकेंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर क्या करेंगे, समझ गए, जान गए, मतलब वहां पर काम खत्म हो चुका है और परफेक्ट टेंस में आपको लिखना है। जैसे उन्हीं वाक्य को मैंने यहाँ पर लिखा है, उठाकर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये क्या है, छात्र भूमि उपयोग से परिचित हो गए, छात्र भूमि उपयोग का पाई चार्ट पढ़ने में सक्षम हो गए, छात्र विभिन्न प्रकार के भूमि के प्रकारों को जान गए, हो गए, जान गए, समझने में सक्षम हो गए, परिचित हो गए, सीख गए, ऐसे शब्दों का आपको प्रयोग करना है कि काम हो चुका है, बच्चे सीख गए हैं, समझ गए हैं। छात्र पड़ती व बंजर भूमि में अंतर करना सीख गए, छात्र वनों के महत्व को समझ गए, ऐसा ही आपको लिखना है। आगे हमारा देखेंगे चिंतन बिंदु। चिंतन बिंदु मतलब आपका जो हम होमवर्क देते हैं उसी हम यहाँ पर बोल देते हैं क्या, चिंतन बिंदु। चिंतन बिंदु में मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको कैसे प्रश्न देने हैं, जो जिसमें बच्चों को सोचना पड़े, जिसका उत्तर बच्चे अपने जो रटने वाली विधि है वैसे ना दे पाए, थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़े उनको, थोड़ी उनकी क्रिएटिविटी का आप यूज कर पाए, ऐसे प्रश्नों को देना है जिससे उनकी क्रिएटिविटी बढ़े, उनके सोचने समझने की क्षमता बढ़े, सोचने पे मजबूर हो जाए। तो यहाँ पर हम होमवर्क ना लिख के क्या लिखते इसको, चिंतन बिंदु। बढ़ती जनसंख्या भूमि की समस्या को किस प्रकार प्रभावित करती है, ये हमारा चिंतन बिंदु। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है लास्ट में आपको लेफ्ट साइड में क्या, मेंटर के हस्ताक्षर, जो अभी आपके मेंटर होंगे वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, और राइट साइड में आपको क्या लिखना है, छात्राध्यापक के हस्ताक्षर। फर्स्ट नंबर वाली जो हमारी दैनिक शिक्षण योजना थी उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, ये वाली सही है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो मैंने यहाँ पर अपना सिग्नेचर किया है और यहाँ साइन कर दिया है, और यहाँ पर आपके जो भी मेंटर रहेंगे वो यहाँ पर साइन करेंगे चेक करने के टाइम, ठीक है। तो वैसे ही आपको बाकी की दैनिक शिक्षण योजनाएं भी बनानी है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ आप, और सब पेज में थोड़ा थोड़ा आपके लिए क्या करता हूँ वहाँ पर रोक देता हूँ, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके वहाँ पर लिख सकते हैं, और अगर इसके बाद भी आपको कोई समस्या रहती है तो वीडियो में आपको नीचे कमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। जल्दी हम और भी दैनिक योजनाएं, अलग अलग कक्षाओं की, अलग अलग सब्जेक्ट की, साइंस की, मैथ्स की, ये सब लाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल सामाजिक विज्ञान की दैनिक शिक्षण योजना क्लास 9th और 10th की आपके लिए हम लाए हैं, पूरे के पूरे 10 दैनिक शिक्षण योजनाएं। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो से सहायता मिलती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के हम और भी कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। आपके बीएड और जो डीएड की जो जर्नी है, बीएड डीएड जो आप कर रहे हैं, इसे हम सरल बनाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। तो यहाँ पर आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ आपके लिए पेज।
कृपया राइटिंग पे कमेंट ना करें, क्योंकि मुझे भी पता है मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। लेकिन क्या करें, मैं अपनी राइटिंग सुधारने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन जल्दबाजी में लिखना पड़ता है तो राइटिंग ख़राब है भाई, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। प्रयास कर रहा हूँ मैं बेहतर करने का। राइटिंग के लिए तो मुझे माफ़ करें, राइटिंग पे शिकायत ना करें तो बेहतर होगा। इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। इससे आपके जो बोर्ड क्लास, जो आपके मेन एग्जाम रहते हैं, वहाँ पास आपके दैनिक और इकाई से प्रश्न बनते हैं। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि तो आप दैनिक बनाएंगे, आपके इकाई के अकॉर्डिंग आपका क्या बनता है दैनिक। तो मैं दैनिक तो आपको दे दिया हूँ इस वीडियो में, इनकी जो इकाई योजना है उसको भी मैं आपको किसी वीडियो में जल्दी से किसी वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। वीडियो को पॉज करके आप पूरे कंटेंट को लिख सकते हैं। आपको मेन जो यहाँ पर दिक्कत होगी मुझे लगता है कि प्रस्तावना प्रश्न निकालने में थोड़ी समस्या होती है। आपको क्या यहाँ पर निकालना रहता है, प्रस्तावना प्रश्न। मेन जो समस्या रहेगी यहीं पर आएगी प्रस्तावना प्रश्न बनाने में। लेकिन दो चार बार आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको प्रस्तावना प्रश्न बनाना भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही समस्या होती है तो अपने प्रोफेसर से, जो भी आपके पढ़ाने वाले होंगे टीचर, उनसे बात कर लेंगे कि हमारा प्रस्तावना प्रश्न बनाने में हमको दिक्कत है, हम ज़्यादा नहीं बना पाएंगे। जैसे हमारे प्रोफेसर ने ही कहा है कि आप 10-12 दैनिक में क्या करेंगे, प्रस्तावना प्रश्न बना लेंगे और बाकी में सिंपल ही लिख देंगे कि प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से पूर्व अनुभव पर चर्चा करेंगे करके। तो ऐसा आप अपने प्रोफेसर से, अपने टीचर से बात कर लेंगे तो बेहतर होगा, अगर आपको प्रस्तावना प्रश्न बनाने में समस्या हो रही है तब। तो हमने भी यहाँ पर 10-12 में लगभग बनाए हैं प्रस्तावना प्रश्न। फिर आप लिख लेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़ाएंगे 10 से 12 मिनट जो भी आप पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको 1 से 2 प्रश्न करने हैं, छोटे छोटे और सरल होने चाहिए प्रश्न। आप जो पढ़ाएंगे उसी से ही आपको प्रश्न करना है। इनको हम बोलते हैं क्या, बोधगम्य प्रश्न। आपके वाइवा में भी जब आप बैठते हैं तो आपको ये पूछा जाता है कि बोधगम्य प्रश्न क्या है, प्रस्तावना प्रश्न क्या है, प्रस्तावना प्रश्न बनते कैसे हैं। तो इसका उत्तर देना भी आपको आना चाहिए। प्रस्तावना प्रश्न कैसे बनाते हैं, प्रश्न बहुत सरल प्रश्नों को चयन किया जाता है, पूर्ण अनुभव पर आधारित प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर बच्चे दे पाते हैं, और प्रश्नों में तारतम्यता होती है, और जो लास्ट का जो उत्तर रहता है 4-5 प्रश्न करने के बाद जो लास्ट में जो उत्तर आना चाहिए वो समस्यात्मक होता है, और वास्तविक उसका जो उत्तर होता है हमारे टॉपिक से रिलेटेड रहता है, हमारा टॉपिक ही आना चाहिए उत्तर में लास्ट में। ऐसा हमको प्रश्न बनाना रहता है। तो ऐसा बता सकते हैं कि प्रस्तावना प्रश्न क्या होते हैं। आप वीडियो को पॉज करके सबको लिख सकते हैं। आप जैसा मैंने बनाया है सेम टू सेम बनाना जरूरी नहीं है, आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर लेंगे, आपको जो भी अच्छे लगे आप उस ढंग से उसको सेट कर लेंगे। जैसे मैंने ऐसा बनाया है, आप चाहे तो इसको ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा करके आपको जो सही लगेगा वैसा आप इस तरह से फ्लो डायग्राम को बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, जगह छोड़ा है, मतलब यहाँ पर हमको क्या लगाना है, चार्ट लगाना है। अब चार्ट किसका लगाना है यहाँ पर भाई, यहाँ पर हम देख लेंगे कि हमने क्या यूज लिखा है। यहाँ पर अधिगम संसाधन में लिखा है क्या, वृक्षाकार, जालीनुमा, आयताकार, केंद्रोन्मुखी अपवाह प्रतिरूप का क्या, चार्ट। तो जो इतने सारे अपवाह प्रतिरूप है, वृक्षाकार, जालीनुमा, आयताकार, केंद्रोन्मुखी, ये सब जो अपवाह प्रतिरूप है इस पर क्या लगाना है, चार्ट। तो यहाँ पर लगाएंगे हम, फिर चार्ट बना के लगा देंगे। और चार्ट लगाने के लिए आपको क्या करना, यूज़ करना है बटर पेपर। अब बटर पेपर काट लेंगे। बटर पेपर से भी ड्राइंग बनाने का बेहतरीन ट्रिक ये है कि आप बटर पेपर को लग देंगे पुस्तक के ऊपर, और एक पेन पकड़ेंगे और जो ड्राइंग वहाँ पास रहेगा पुस्तक में उसी को आप सेम टू सेम वहाँ पास कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि बटर पेपर ट्रांसपेरेंट होता है,
जहाँ पर से भी आपको ड्राइंग कॉपी करना है वहाँ पर रख दीजिए, और जैसे एक ग्राफ में हम ड्राइंग बनाते हैं बस वैसे ही उसमें देखते देखते ड्राइंग सेम टू सेम बनाकर यहाँ पर चिपका देंगे। तो यहाँ पर आपको लगा देना है। मैं आप जो वीडियो को एडिट करूँगा तो यहाँ पर ड्राइंग्स लगा दूंगा, ठीक है। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यहाँ पर ड्राइंग्स होंगे, कौन कौन से ड्राइंग्स होंगे और कहाँ कहाँ पर लगेंगे। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस लाइन को, ये जो भी कंटेंट है इसको आप लिख सकते हैं। अब मैं आपकी सहूलियत के लिए पेज को मोड़ देता हूँ। अब क्या है, वीडियो को शॉर्ट करने के लिए वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही थी, इसके लिए मैंने क्या किया, अब दो मैंने समझाने के लिए सिंगल सिंगल पेज लिया था। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर जल्दी से वीडियो को क्लोज करना है ताकि आप लोग का भी टाइम वेस्ट ना हो। तो दो दो पेज आएंगे और आप हर पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके कॉपी में लिख लीजिए। मुझे जितना समझाना था उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर दो, एक 9th का और एक 10th का दैनिक शिक्षण योजना यहाँ पर समझाया है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया होगा तो अगर आप जब भी आप आगे लिखते रहेंगे, लिखते जाएंगे कंटेंट को, तो आपको क्लियर होते जाएगा कि कहाँ पर क्या है। फिर भी ना समझ में आए तो एक बार मुझे वीडियो में कमेंट कर दीजिए। मैं हो सकेगा तो नेक्स्ट वीडियो में, या तो कमेंट में आपका सॉल्यूशन कर दूंगा वहाँ पर, या तो नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास करूंगा। हमारा दैनिक शिक्षण योजना क्रमांक 4, ठीक है, क्लास 10th का। मैंने अभी यहाँ पर स्टेट वेट नहीं डाला है और ना ही ड्राइंग बनाया है, क्योंकि जो बहुत सारे जो बीएड डीएड प्रशिक्षार्थी थे उनका मैसेज और कमेंट आ रहा था कि उनको दैनिक शिक्षण योजना बनाने में समस्या हो रही है, और कॉलेज में बहुत कम टाइम रहता है, स्कूल में बहुत कम टाइम रहता है कि आप दैनिक शिक्षण योजना को पढ़ पाएँ, बना पाएँ, लिख पाएँ, इसके लिए बहुत कम समय रहता है। तो कोई बना कर दे दे तो ज़्यादा सहूलियत होती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पास क्या किया कि पहले से दैनिक शिक्षण योजना यहाँ पास बना दिया है, और जल्दबाजी के चक्कर में मैंने यहाँ पास ड्राइंग नहीं बनाई है, राइटिंग भी मेरी ख़राब बनी है, और जो भी ड्राइंग लगते हैं यहाँ पास बटर पेपर लगाना चाहिए वो मैंने नहीं लगाया है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। उम्मीद है आपको हमारी जो दैनिक शिक्षण योजना है उससे लाभ मिल रहा होगा, आपको जो कंटेंट है आपका वो आपको मिल रहा होगा और आपका टाइम बच रहा होगा। यहाँ पर मेरा पूरा उद्देश्य है कि मैं आपका टाइम बचाऊं, इसलिए मैं यहाँ पर स्क्रॉल करते जा रहा हूँ और आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इस पेज का। अगले पेज देखिए, हर बार आपको लिखित मूल्यांकन करना जरूरी नहीं है। हमने यहाँ पास क्या किया है, हमने यहाँ पास वैकल्पिक प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन किया है। तो सही विकल्पों का चयन कीजिए। यहाँ पर हमने क्या किया है, टाइटल दिया, सही विकल्पों का चयन कीजिए, जैसा एग्जाम में आता है। और यहाँ पर लिखा भी है क्या, वैकल्पिक प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। तो पहला प्रश्न दिए हैं, भू अधिग्रहण अधिनियम किस वर्ष बना। तो इसका उत्तर बच्चे लगाएंगे, इसका उत्तर भी आपको नहीं देना है, आपको पता होगा लेकिन कॉपी में नहीं लिखना है इसका उत्तर, इसका उत्तर बच्चे देंगे। दूसरा प्रश्न हमने दिया है, भू अधिगम अधिनियम 2013 के अनुसार भू अधिग्रहण के बदले जमीन के मालिक को क्या दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं। तो जमीन के मालिक को अनाज दिया जाता है, कि मुआवजा दिया जाता है, नौकरी दिया जाता है, या भोजन दिया जाता है, ये बच्चे उत्तर देंगे। यहाँ पर सही उत्तर है मुआवजा, उसके बदले पैसा दिया जाता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला पेज, अधिगम संप्राप्ति में आपको जैसा मैंने बताया है कि आपको परफेक्ट टेंस में लिखना है। जो चीज़ें आप शिक्षण अधिगम, जो चीज़ें आप अधिगम उद्देश्य में लिखेंगे, इस वाले अधिगम उद्देश्य में जो आप चीज़ें लिखेंगे उसी को हम यहाँ पर सेंटेंस को चेंज करके इसमें लिख देते हैं अधिगम संप्राप्ति में।
फिर चिंतन बिंदु देंगे। तो यहाँ तक हमारा 4 दैनिक शिक्षण योजना खत्म हो जाता है। यहाँ तक हमारा 4 दैनिक शिक्षण योजना खत्म हो गया है। यहाँ से हमारा 5वां दैनिक शिक्षण योजना चालू होता है। यहाँ से हमारा 5वां दैनिक शिक्षण योजना चालू हो रहा है। तो 5वां दैनिक शिक्षण योजना हमारा यहाँ से है। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पेज को भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कोशिश करें कि तो मैं आपको बना कर दे रहा हूँ, उसके बाद भी आप कम से कम 1-2 दैनिक शिक्षण योजना, 5-10, 1-2 जितना भी आप बनाना चाहें उतना आप खुद से बनाएं। जिससे कि क्या होगा कि प्रैक्टिकल में और मेन एग्जाम में जब लिखना के लिए आएगा दैनिक शिक्षण योजना और इकाई योजना, तो आपको वहाँ पर सहूलियत होगी, आपका जो प्रैक्टिस बना रहेगा, तो आपकी जो पढ़ाने की क्वालिटी है वो भी सुधरेगी और आपके मेन एग्जाम में के लिए भी आपको काम आएगा। वहाँ पर आप अच्छे खासे नंबर वहाँ पर खींच सकते हैं। तो दैनिक शिक्षण योजना या इकाई योजना दोनों आप बनाकर खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अब पेज का स्क्रीनशॉट लेते जाएं। मैं पेज को स्क्रॉल करते जाता हूँ। यहाँ पर PDF कुछ क्लियर नहीं आ पाया है। यह PDF कुछ क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ भी आप वीडियो को पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर सामने क्या लिखा है, छात्रों को मृदा परिच्छेदिका का चार्ट दिखाएंगे। छात्रों को मृदा परिच्छेदिका का चार्ट दिखाएंगे। तो यहाँ पास मृदा परिच्छेदिका का क्या करना है, यहाँ पर ड्राइंग बनाना है। मृदा परिच्छेदिका का ड्राइंग मैं यहाँ पर हो सकेगा तो एडिटिंग के टाइम लगा दूंगा, और अगर नहीं लगा पाया तो आप बुक में देखेंगे तो बुक में या इंटरनेट में आपको अच्छे ड्राइंग मिल जाएंगे। और आपको बटर पेपर से, जैसा मैंने बताया है कि बटर पेपर को क्या करेंगे, आप बुक के ऊपर रख देंगे। जैसे मैं यहाँ पर हाईलाइटर चला रहा हूँ, सॉरी, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर हाईलाइटर चला रहा हूँ, फिर भी मेरे को क्या आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है यहाँ पर हाईलाइटर रखने के बाद भी। तो वैसे ही जब आप बटर पेपर को रखते हैं तो बटर पेपर रखने के बाद भी आपको बटर पेपर ट्रांसपेरेंट होता है तो आपको आर पार दिखेगा वहाँ पर। उसको देख के आप ड्राइंग को सेम टू सेम वहाँ पर बना सकते हैं, आपकी बहुत अच्छी ड्राइंग बन जाएंगी। तो आपको बटर पेपर का प्रयोग कर लेना है यहाँ पर। बटर पेपर में आपको यहाँ पर मृदा परिच्छेदिका का चार्ट बनाकर या छोटा सा ड्राइंग बनाकर यहाँ पर क्या करना है, लगा देना है ऐसा एक साइड से। और आप जब ड्राइंग लगाएंगे ना तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना कि ऐसा आपका क्या है, ये मान लीजिए आपका चार्ट बना हुआ है तो आपको पूरा गोंद नहीं लगाना है इसमें। आपको क्या करना है, ये आपने चार्ट बनाया इसके ऊपर रखा और सिर्फ एक साइड को, हो सके तो लेफ्ट या राइट साइड को कर लीजिए। इधर लेफ्ट साइड को कर लेंगे। एक साइड को आपको क्या करना है सर, एक साइड में जो भी फेविकोल या गम जो भी आपको लगाना चाहें एक साइड पे लगाएंगे, ऐसे एक साइड पे लगा देंगे, जिससे क्या होगा चिपक भी जाएगा इस पे। और आप जब कॉपी बंद करेंगे इसमें दब जाएगी, पूरा नहीं चिपकना आपको,
मतलब पूरा ऐसा करके नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा लगा देंगे साइड में एक लाइन से इधर। फिर आपका जो ड्राइंग है, चार्ट है, जो छोटा सा आप बनाएंगे बटर पेपर में, वो यहाँ पर चिपक जाएगा। अगला पेज, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं दैनिक शिक्षण योजना क्रमांक 7 में। आपको 7 दैनिक शिक्षण योजनाएं अभी तक मिल चुकी हैं। इसमें हमने प्रयोग किया है भारत का नक्शा। जब हम भारत का नक्शा प्रयोग कर रहे हैं तो नक्शे को बनाने की जरूरत नहीं है। आपको बटर पे शिक्षण योजना क्रमांक 7 तक पहुंच गए थे। और अगर आपको कुछ कुछ जगह अगर देखने में समस्या हो रही होगी तो आपको करना क्या है, आपको अपना मोबाइल है हाई एफपीएस पे सेट करना है। मगर अगर आप 144 पे देख रहे होंगे तो आपको क्वालिटी बहुत ख़राब लग रही होगी, तो आपको क्या करना है, 180 पे सेट करना है, एचडी पे सेट करना है, जिससे जो हम मेरी राइटिंग है जो ख़राब है तो आपको थोड़ी अच्छी समझ में आएगी और आप बेहतर ढंग से लिख पाएंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अगर आपको राइटिंग समझ में ना आए या कहीं पर धुंधला लगे पीडीएफ में, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा बेहतर क्वालिटी सेट कर लेना है। एचडी में कर सकते हैं, 180 में कर सकते हैं, 720 में कर सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा कि आपको बेहतर समझ में आएगी जो मेरी राइटिंग है, और कई जगह पे जो धुंधला आया है वो समस्या आपको नहीं रहेगी। दैनिक शिक्षण योजना क्रमांक 8, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। दैनिक शिक्षण योजना क्रमांक 9 में पहुंच गए हम। अगर आपको ज़्यादा अधिगम संसाधन ना मिले तो आप क्या करेंगे, चौक, डस्टर, श्यामपट ये तो लिख ही सकते हैं कि आप चौक डस्टर तो यूज़ करेंगे ही और ब्लैक बोर्ड तो यूज़ करेंगे ही। तो अगर आपको अधिगम संसाधन ना समझ में आए तो चौक, डस्टर, श्यामपट ये सब आपको लिख देना है। जल्दी हम साइंस के, मैथ्स के, हिंदी के जो दैनिक शिक्षण योजना है वो भी लाने का प्रयास करेंगे। अगर आप कौन से स्ट्रीम वाले हैं, आपको कौन से दैनिक शिक्षण योजना की ज़रूरत है, आप कमेंट कर देंगे, हम जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। दैनिक शिक्षण योजना क्रमांक 9, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको आप लिख सकते हैं।
फाइनली हम पहुंच चुके हैं दैनिक शिक्षण योजना क्रमांक 10 में। आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप जैसे जैसे एक एक दैनिक शिक्षण योजना बनाते जाते हैं, तो हर दैनिक शिक्षण योजना बनाने के बाद आपके जो मेंटर हैं या जो आपके प्रोफेसर हैं, जो कॉपी देखते हैं, उनको आप दिखाते जाइए, जिससे कि जो आपकी कमी है, जो मिस्टेक है, वहीं पर सुधर जाएगी और आपकी जो आगे गलती होने की संभावना रहेगी वो नहीं होगी। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। दैनिक शिक्षण योजना 10 का चल रहा है अभी, दैनिक शिक्षण योजना क्रमांक 10। फाइनली आपको पूरे 10 दैनिक शिक्षण योजना क्रमांक 1 से 10 तक हमने प्रोवाइड करा दिए हैं, जिसमें क्लास 9th के 5 दैनिक शिक्षण योजना और क्लास 10th के 5 दैनिक शिक्षण योजना शामिल हैं। इसके इकाई योजना भी आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा और बाकी सब्जेक्ट के भी दैनिक शिक्षण योजना अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर देंगे नीचे, या हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप जाकर वहाँ कमेंट कर सकते हैं। आपको जल्द ही बाकी सब्जेक्ट के भी दैनिक शिक्षण योजना और दूसरी कॉपी जो भी आप अगर चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए। जो भी आपको बीएड डीएड से संबंधित हेल्प चाहिए हमसे, उसको आप कमेंट कर सकते हैं। किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।